गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन. माय नेम इज रेखा शर्मा. आई एम योर होम साइंस टीचर. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज गाइडिंग एंड काउंसलिंग. जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम गाइडेंस कैसे करते हैं और काउंसलिंग जो है यानी किसी को भी काउंसिल करना, किसी को भी किसी चीज़ के बारे में समझाना, उसको कन्वेंस करना, वो चीज़ें हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे. सो लेट्स टेक लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन हम लोग क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे? अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी हम चीज़ों का महत्व समझेंगे और साथ में हम गाइडेंस और काउंसलिंग का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, उसमें भी हम आगे परस्यू कर सकते हैं. एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. गाइडेंस, किसी को गाइड करना, किसी को सलाह देना और किसी को काउंसिल करना, उसके जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे. और इसके साथ साथ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी किसी के लिए भी सलाहकार बनना, किसी को भी काउंसिल करना, यानी किसी को किसी भी चीज़ के लिए सलाह देना, किसी को भी सलाह देना या किसी को परामर्श देना. तो वो सारी चीज़ों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी नॉलेज, यानी किसी को भी कन्वेंस करना बच्चों, किसी को भी अपनी चीज़ के लिए हाँ भरवाना, उसकी रजामंदी लेनी या उसको उस चीज़ के लिए उसका जो जैसे बोलते हैं उससे उसकी हामी भरवानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है. तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिग्निफिकेंस यानी महत्व. हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है. उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी जो ज़िंदगी है, एवरी ह्यूमन बीइंग यानी हर इंसान जो है उसकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस और स्ट्रेस से गुजरता है अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में. और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत नीड टू असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू मैनेज द प्रॉब्लम एंड फाइंड सोल्यूशन. क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, इतना सारा स्ट्रेस हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें किसी की बहुत ज़रूरत है, किसी की सलाह की, जो हमारी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाए, हमें सपोर्ट करे, हमें उस समय सहारा दे कि हम अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाएँ और कुछ ना कुछ तरीके से हम उसका सोल्यूशन भी ढूंढ पाएँ. तो ट्रेडिशनली भारत में क्या होता है बच्चों कि सच सपोर्ट आर रीडली एंड इजीली अवेलेबल थ्रू द फैमिली. हमारे भारत में यानी ट्रेडिशनल यानी बरसों से चला आ रहा है कि हमारी जो फैमिली है वो हमें हर जगह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो. और हमारी जो फैमिली है, चाहे वो जॉइंट हो, एक्सटेंडेड फैमिली, ये सारी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें इमोशनली भी, प्रोफेशनली भी किसी न किसी तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें काउंसिल करते हैं. और उसके कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क भी मिलता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ और उनसे हम अपनी जैसे प्रॉब्लम शेयर करके उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी ढूंढ लें. तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मोरल या इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कौन कौन है? फॉर एग्जांपल टीचर, योर फ्रेंड, रिलीजियस मेंटर्स, ये सारे जो लोग हैं, जैसे दोस्त हो गए, आपके टीचर्स हो गए, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं. अगर आप किसी स्ट्रेस हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो. अब लेकिन आजकल क्या हो रहा है बच्चों, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़, जो शहरी इलाके हैं, जो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत स्पीड से चलती है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, यानी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है. लोग जो हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना चाहते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और अपनी प्रॉब्लम से खुद ही कोप अप करना चाहता है. तो लेकिन होता क्या है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे क्या है, लाइफ जो है पेस ऑफ लाइफ है, यानी बहुत तेज़, बहुत स्पीड से लाइफ चलती है और लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा
कंपटीशन होता है, तो इन सारी प्रॉब्लम से, मतलब इन सारी चीज़ों को कॉप अप करने के लिए, इन सारी चीज़ों के साथ मेल मिलाप सामंजस्य बिठाने के लिए लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को एक गाइडेंस या एक काउंसलर की ज़रूरत होती है। और इसी कारण ये एक प्रोफेशनल एरिया भी बन गया है जहाँ पे लोग जाते हैं गाइडेंस के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे लोग सलाह लेते हैं और उसके साथ साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे वो चीज़ भी वहाँ पे पूछा जाता है। और एक अच्छी बहुत अच्छे उनको काउंसलिंग किया जाता है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब का सॉल्यूशन निकाला जाता है। इट मे रिफ्लेक्ट दैट व्हेन यू लास्ट एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम यू वर एबल टू स्पीक अबाउट इट विद समवन whom you trust। क्या होता है बच्चों कि जब जो भी कोई हमारे पास हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम थी, अगर हम उससे किसी से बात करना चाहें, किसी से शेयर करना चाहें तो हम किससे करेंगे, सिर्फ उसी से करेंगे जो हमारे लिए ट्रस्टेड हो, जो हमारे लिए विश्वसनीय हो, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। और जब हम उससे शेयर करते हैं तो हम थोड़ा बेटर फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उसके साथ साथ प्रॉब्लम शेयर के साथ कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, देयर ओन थिंकिंग, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिंकिंग दे ऑल्सो हैव सम डिफरेंट सॉल्यूशन, राइट। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर, लाइक गाइड करना, काउंसलिंग करना। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। संदीप हैज़ अपीयर्ड फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर, जो संदीप है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा है। ही फील दैट इफ़ ही डज नॉट कम अ डॉक्टर लाइफ, उसको क्या लगता है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा तो उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ही हैज़ ए आर्टिस्टिक बैंड ऑफ माइंड, कैन पेंट एवरी वेल एंड, और साथ में मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, यानी बहुत अच्छी चीज़ें से पेंट करता है, बहुत अच्छे क्रिएटिव चीज़ें वो बनाता है। ही कुड डू वेल इन अ फील्ड विच इन्वॉल्व, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक क्रिएटिव थिंकिंग है, एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी है जिसमें वो काम कर सकता है, जिसमें वो करियर बना सकता है। बट इन द मेडिकल एग्ज़ाम फेल्स, लेकिन मेडिकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा था कि उसको बहुत सारे फेलियर्स हो रहे थे, यानी बार बार एग्ज़ाम दे रहा था लेकिन पास नहीं हो रहा था। तो इसके कारण जो उसका एक्सपीरियंस, जो उसका बैड एक्सपीरियंस था, उसके कारण उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई और अ फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी। इन्फ्योरिटी क्या होता है बच्चों? जब हमें लगता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, यानी हम ये सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमसे कोई काम नहीं होगा। तो ये जो एक तरह से हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम वी आर गुड फॉर नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, यानी मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। तो ये जो फीलिंग है उसको इन्फ्योरिटी बोलते हैं। यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। राधा इज़ अ रेजिडेंस ऑफ अ विलेज, जो राधा है वो एक गाँव में रहती हैं, गाँव की निवासी है। डिस्पाइट द लार्ज फैमिली, उनकी जो पूरा परिवार था उसने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसके फादर ने उसको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेजा जो पास के गांव में था। और अ यंग मैन टू होम शी इज एंगेज्ड हैज अ शॉप इन द विलेज, ही ऑफन कम टू विजिट हर, और वहाँ पे एक और आदमी था जिसकी वहाँ पे कोई शॉप थी, एक यंग मैन था, तो और उसमें भी वो काम में बिजी होती थी। ही ऑफन कम्स टू विजिट हर, वो बहुत बार वहाँ आता था। ऑफ लेट ही हैज़ बीन इंसाइटिंग दैट शी गोज आउट विद हिम टू अ पार्क, जब वो वहाँ पे आता था बहुत बार तो उसने उसको इंस्टेट किया, उसको फोर्स किया कि राधा क्यों ना तुम मेरे साथ एक पार्क में चलते हैं हम घूमने के लिए। तो राधा के पास 2 माइंड थे। क्या 2 माइंड? इन द सेंस कई बार क्या होता है कि हम कभी सोचते हैं हाँ चलते हैं, कभी हम सोचते हैं नहीं चलते हैं। तो उसका जो माइंड था वो भी यही सोच रहा था। तो क्या था? फर्स्ट जो माइंड था वो ये था कि शी लाइक्स द यंग मैन, उसको वो अच्छा लगता था, लेकिन साथ में उसके माइंड में अफ्रेड भी था लोगों का कि लोग क्या कहेंगे। तो हर माइंड इज इन टर्मोइल,
यानी एक तरह से उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट द अबव टू इंस्टेंस, जो ऊपर दो घटनाएं बताई हैं, ये हमें एक तरह से ऐसी चैलेंजेस दर्शा रही है जो लोगों के लाइफ में आते हैं, जो जनरली यंग पीपल होते हैं, दे माइट फेस दिस प्रॉब्लम्स। सो इन अ सर्वे, एक सर्वे हुआ है ऑल इंडिया एजुकेशन एंड वोकेशनली गाइडेंस एसोसिएशन में, और उसके अंदर ये बताया कि जो 50% जो लोग हैं, 50% जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। क्यों? सबसे पहले होती क्यों है? सबसे पहले गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या बच्चा? गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज आर उम्मीदें, हमारी जो होप्स होती है, परफॉर्मेंस जो हम काम करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप आता है, यानी मैं चाहती तो हूँ कि मैं हिमालय पे चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रही उसके फुट हिल पे भी, यानी आई एम नॉट एबल टू कवर, आई एम नॉट एबल टू क्लाइम नॉट इवन फुट हिल ऑफ हिमालयाज। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये एक मेजर प्रॉब्लम बनता है, ये स्ट्रेस का, जिससे लोगों के अंदर जो है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशन, कई बार क्या होता है बच्चों कि उनको अपने करियर की या प्रोफेशन की नॉलेज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल 12th पास करते हो आप लोग, अभी आप लोग 12th पास करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप कौन से करियर में जाओ, कौन सा प्रोफेशनल आप चूज़ करो, उसके लिए आप क्या पढ़ाई करना चाहते हो। तो ये कमी होती है। इस कारण भी हो जाता है कि कई बार जो है रॉन्ग करियर, कोई डिप्लोमा स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें सूट नहीं करता, उसको आफ्टर कंप्लीशन वी हैव रियलाइज दैट नो इट्स, मतलब जो हमने डिसीजन लिया वो सही नहीं था। तो ये भी एक अलग बन जाता है। नेक्स्ट, एंजाइटी रिगार्डिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होना। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे अंदर जो है वो कंसंट्रेशन की, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं रहती। इनएबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करना, उनसे, या फिर अपोजिट सेक्स, फॉर मेल है तो उसके लिए फीमेल, या फीमेल है तो उसके लिए मेलों से, जो मेल है उनसे बात करना जो है उसको हिचक होती है, वो उनसे बात नहीं कर पाता। साथ साथ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग सेक्सुअल मैटर, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग वंस एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज़, यानी उसका जो एप्टीट्यूड है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो, और जो क्या वो उसकी, यानी बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन हम उसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहते। और जिसमें अभी जैसे हमारे पास पीछे एग्जांपल था कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन व्हाट ही वर डूइंग, वो क्या कर रहा था, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो दोनों ही चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा था लेकिन वो उसके अपोजिट जा रहा था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एबिलिटी कुछ और होती है और हमारी पसंद कुछ और होती है। समटाइम लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास उन स्रोतों की कमी है जो होनी चाहिए। एंड इनएबिलिटी टू फॉरगिव वन सेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक, और कई बार क्या होता है कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और हम उन गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते, हम उन गलतियों को भूल नहीं पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से भी लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में हो जाते हैं, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट, लेट्स एग्जामिन देयर ड्यूटीज एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल इन गाइड। सब ये देखिए, नोट टू द टीचर, प्लीज एंश्योर दैट स्टूडेंट डू नॉट फील कंपेल्ड टू शेयर इंटीमेट डिफिकल्टीज, अदरवाइज इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट अमंग द पीयर ग्रुप। क्या है कि टीचर को ये एंश्योर करना है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो शेयर करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि शेयर नहीं करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अपने पीयर ग्रुप यानी उनकी जो साथ, हम साथियों का जो उनका ग्रुप होगा उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, गाइडेंस कैन बी एक्सप्लेन एज एन असिस्टेंट। गाइडेंस का पता है बच्चों, परामर्श, सलाह देना किसी को। तो ये क्यों होता है? काउंसलर टू एन इंडिविजुअल और एनी ग्रुप टू हेल्प हर इन लाइफ कोर्स। कई बार डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हम इतनी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं कि हमें अगर सामने कोई सोल्यूशन भी दिख रहा है तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो गाइडेंस है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जाते ही हमें एकदम मतलब जाते ही डायरेक्शन दे देंगे कि यस यही है, इसको अपना लो। नहीं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यूज़। हम लोग इतने पजल्स होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स में, कि बहुत ही अगर सिंपल सा भी सॉल्यूशन है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते। काउंसलिंग इज एन इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस इन विच द काउंसलर
help the counselors do their individual family groups or institution to understand the causes of difficulties and guide them. अच्छा, काउंसलिंग क्या होता है बच्चों? काउंसलिंग ये होता है एक तरह से इंटरेक्टिव, यानी आमने सामने बैठ के काउंसलिंग की जाती है। बहुत सारी जो भी उनको प्रॉब्लम है वो सुनी जाती है, शांति से उनको बताया जाता है, और साथ के साथ उनके जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनका कोई ग्रुप है, उनको भी ये समझाया जाता है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कैसे उसको गाइड करना है या कैसे उनके इसलिए फ़ैसला लेना है। काउंसलिंग में भी कंसर्न विद एड्रेसिंग एंड रिसॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके कारण भी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, या फिर जो भी हमारे साथ क्राइसिस या जो भी हमारे साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, या स्पेशली इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। आजकल क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करना होता है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों की व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो साथ में रहना नहीं चाहते। तो उसके रिलेशन को आगे मेंटेन, आगे कंटिन्यू करने के लिए भी लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लेवल ऑफ काउंसलिंग। लेवल ऑफ काउंसलिंग क्या होती है बच्चों? पहले इनफॉर्मल, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग और प्रोफेशनल काउंसलिंग। इनफॉर्मल काउंसलिंग क्या होती है? इट इज़ जनरली रेंडर बाय अ पर्सन हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है इनफॉर्मल, जैसे आप किसी के पास भी गए, अपने प्रॉब्लम बताई, आंट हो गई, अंकल हो गए, फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, वो कोई ट्रेंड प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो और वो आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। तो ये एक तरह से इनफॉर्मल काउंसलिंग होगी। नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग क्या होती है बच्चों? जैसे कि उसमें कोई स्पेशलिस्ट, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, जो किसी स्पेशल एरिया में जॉब कर रहे होते हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो वो भी साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जैसे टीचर हो गए, बहुत सारे टीचर्स ये होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किए होते हो, तो वो लोगों के जो उनके साइंस होते हैं, उनकी बॉडी के साइंस होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होती है, उसके हिसाब से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। लॉयर हो गए, तो इस तरीके के ये अलग हैं जो जिनको नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो होता है जिसने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है काउंसलिंग के लिए, और इसके साथ साथ उसकी एक क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जिसके अंदर वो लोगों की सोशल, इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम को सुनता है और उसके साथ साथ उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है, जिससे वो उनकी प्रॉब्लम को बाहर निकाल सके और उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे सकते। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? हियर दीज आर द टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टिव काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग यानी क्या होता है कि इसके अंदर बच्चों कि जो काउंसलर है वो आमने सामने बैठ के उसको पूरी उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोसिस किया जाता है और उसके हिसाब से उसको काउंसिल किया जाता है, उसको सलाह दी जाती है कि कौन कौन से मेजर डिसीजन है जो उसको लेने चाहिए और किस बेसिस पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्टिव, जैसा कि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इस प्रोसेस के अंदर जो काउंसलीज, एक तो होता है काउंसलर जो काउंसिल दे रहा होता है, जो परामर्श दे रहा होता है, परामर्श देता, हाँ। दूसरा है काउंसलिंग जिसको ज़रूरत है परामर्श की, तो उसका एक बहुत एक्टिव रोल होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है उस पर्सन को यानी उस पर्सन को इतना इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सके, काउंसलर को बता सके, और उसके बाद जो काउंसली है वो फाइनल डिसीजन ले पाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इलेक्टिव काउंसलिंग। तो काउंसलर हु एडवोकेट यूजिंग दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग, इसमें क्या होता है बच्चों कि डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग दोनों ही यूज़ की जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास इनकॉर्पोरेट टेक्निक नहीं होती है, और कई बार क्या होता है कि होती है। तो दोनों ही चीज़ों को देख के, जैसे डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों का ही यूज़ इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो काउंसलर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम, यानी
जो भी कोई हमारे पास आ रहा है उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी शांति से संवेदनशील से सुनने चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर, और सभी लोगों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बीइंग नॉन जजमेंटल, यानी किसी पे भी कोई फैसला मतलब कोई जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। मेंटली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में अप्रोचेबल हो, यानी किसी को भी अप्रोच कर सके, उसको अपनी बातों से जैसे मैंने उसको बताया था कि एग्री करवा सके, वो भी। बीइंग फॉर्म येट फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली क्या होता है, ज़्यादा फ्रेंडली ना होना, यानी दोस्ती रिश्ते से ज़्यादा उसको क्या अपने जो उसका उद्देश्य है वो उसको याद में रखना चाहिए। प्लीजेंट डिस्पोजिशन, आराम से सबकी बातें सुननी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एंड रिलेशनशिप, सबसे पहले उसको मूल्यों को और रिश्तों की कदर होनी चाहिए और इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी में है तो वो अपना करियर जो है वो काउंसलिंग में और गाइडेंस में बना सकता है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई hope you can understand this chapter after seeing this video. If you have any problem, you can ask me without any hesitations.